हेलो टू ऑल। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं और वो है प्लांट ग्रोथ के ऊपर, और हम ग्रोथ हार्मोन्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनमें से सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम है ऑक्सिन। ये जो ऑक्सिन है, इसके ऊपर सबसे पहले इसको समझाने के लिए, बताने के लिए सबसे पहले प्रयोग किए गए थे डार्विन के द्वारा। डार्विन ने फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाशानुवर्तन के ऊपर प्रयोग किए। प्रकाशानुवर्तन का मतलब समझते हो ना, जिस दिशा से लाइट आ रही है उस तरफ किसी चीज का मुड़ना, राइट। उन्होंने अपने प्रयोग जो है वो कैनेरी ग्रास के प्रांकुर चोल के ऊपर किए थे और ये देखा था कि प्रांकुर चोल को एक दिशा से लाइट देने के ऊपर क्या होता है कि प्रांकुर चोल जो होता है, कोलेप्टाइल जो होता है, वो लाइट की तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। हम थोड़ी समय बाद पढ़ेंगे भी कि जिस तरफ से लाइट देते हो उधर ऑक्सिन का संश्लेषण क्या हो जाता है, रुक जाता है, लेकिन जिधर की तरफ डार्कनेस होती है उधर ऑक्सिन का संश्लेषण जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आप जब एक तरफ से लाइट देते हो तो वो जो है उसका कर्वेचर लाइट की तरफ हो जाता है। डार्विन ने ये तो नहीं बताया था कि वो पदार्थ जो है वो इस बेंडिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सब्सटेंस है वो ऑक्सिन है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि शीर्ष पर बने कुछ पदार्थ से कोई ऐसा पदार्थ है जो इस प्रांकुर चोल के शीर्ष पर बनता है और वो इस कर्वेचर के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रयोग किया और इस टिप को यानी कि प्रांकुर चोल को ऊपर से हटा दिया। ये देखो, ये प्रांकुर चोल को क्या कर दिया, हटा दिया, और फिर इधर से दी लाइट दी और पाया कि किसी भी प्रकार का कोई कर्वेचर नहीं हुआ। इसका मतलब कर्वेचर करने वाला जो पदार्थ है वो ऊपर टिप के ऊपर क्या था, प्रेजेंट था। ओके। उसके बाद एफ.डब्ल्यू. वेंट और कई सारे और भी वैज्ञानिक थे, बॉयसन, जेनसन, पाल, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे। और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अपने प्रयोग जो ये वो ओट सीडलिंग के प्रांकुर चोल के ऊपर किए। ओट सीडलिंग के यानी कि जई की सीडलिंग्स के प्रांकुर चोल कोलेप्टाइल के ऊपर प्रयोग किए और ऑक्सिन की क्या कर दी, उन्होंने खोज कर दी। याद रखना, ऑक्सिन नाम देने का श्रेय और ऑक्सिन की खोज का श्रेय दोनों किसको जाता है, एफ.डब्ल्यू. वेंट को जाता है। ओके। और इन्होंने ये बता दिया कि शीर्ष के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, और वही इस बेंडिंग के लिए, कर्वेचर के लिए, वक्रता के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है। फिर दो वैज्ञानिक हुए जिनका के नाम था कॉल और हैगन स्मिथ। कॉल और हैगन स्मिथ ने 1931 के अंदर, राइट, पेलिग्रा रोगी के यूरिन से ऑक्सिन को क्या किया, आइसोलेट किया, और उन्होंने उस ऑक्सिन को नाम दिया ऑक्सिन ए। ऑक्सिन ए को हम ऑक्जेनोट्रायोलिक एसिड भी कहते हैं। फिर उन्होंने, इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने मक्का के ग्रेन ऑयल से एक और ऑक्सिन को खोज की जिसको कि उन्होंने ऑक्सिन बी कहा। इसको ऑक्सिनोलोनिक एसिड भी कहते हैं। इन्हीं दो वैज्ञानिकों ने एक तीसरा कंपाउंड, एक तीसरा यौगिक भी मानव मूत्र से, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया और उन्होंने क्या कहा, इसको हेट्रोऑक्सिन कहा। हेट्रोऑक्सिन को हम इंडोल एसिटिक एसिड या IAA भी कहते हैं। और आपको बता दूं, इंडोल एसिटिक एसिड पादपों के अंदर पाया जाने वाला सबसे व्यापक प्राकृतिक ऑक्सिन है। ठीक है। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक था जिसका कि नाम था थीमेन। थीमेन ने इंडोल एसिटिक एसिड को एविना प्रांकुरचोल और राइजोपस से भी क्या किया था, प्राप्त किया था। ओके। और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है ऑक्सिन के लिए, और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सिन के निर्धारण के लिए एक जैव परीक्षण या बायो एसे टेस्ट भी दिया था। और इस बायो एसे टेस्ट को उन्होंने क्या कहा था, एविना कर्वेचर टेस्ट कहा था। ठीक है। और ये बायो एसे या जैव परीक्षण क्या होता है, तो याद रखना, किसी जीवित पादप, मैंने कहा किसी जीवित पादप अथवा उसके किसी भाग में, राइट, किसी जीवित पादप या उसके किसी भाग में किसी पदार्थ की सक्रियता के कारण वृद्धि संवेदना का जो परीक्षण है वही क्या कहलाता है, बायो एसे कहलाता है। मतलब मैं इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर देता हूं, बायो एसे इज द टेस्टिंग ऑफ सब्सटेंस फॉर इट्स एक्टिविटी इन कॉजिंग ग्रोथ रेस्पॉन्स इन अ लिविंग प्लांट और इट्स पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, द बायो एसे। एग्जाम में पूछते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट किसने दिया था, तो एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिया था। ओके। अच्छा, याद रखना कि ऑक्सिन का जो जैव संश्लेषण होता है, ऑक्सिन का जो बायोसिंथेसिस होता है, उसके लिए एक अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। उसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन। ओके। और ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए ना केवल ट्रिप्टोफैन आवश्यक है, जबकि जिंक आयन भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखना कि ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर होता है। पोलर मतलब ध्रुवीय होता है। मतलब ऑक्सिन एक सिरे से कहां पर जाता है, दूसरे सिरे के ऊपर,
और याद रहे ऑक्सिन का जो मूवमेंट होता है वो तलाभिसारी होता है, बेसिपिटल होता है, यानी कि ऑक्सिन हमेशा ऊपर से कहां पर आता है, नीचे की ओर आता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सिन्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल ऑक्सिन, एक होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन, प्राकृतिक ऑक्सिन और कृत्रिम संश्लेषी ऑक्सिन। तो जो नेचुरल जो ऑक्सिन्स होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स जो होते हैं वो कौन से हैं, दैट इज नेचुरल ऑक्सिन जो है वो कौन सा है, IAA। और ये IAA जो है वो सबसे व्यापक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सिन है, IAA, या जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और जो सिंथेटिक ऑक्सिन है, कृत्रिम ऑक्सिन है, वो कौन कौन से हैं, तो देखो 2,4-D। 2,4-D क्या है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक क्या है 2,4,5-T, जिसको बोलते हैं 2,4 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। NAA जिसको बोलते हैं नैप्थेलीन एसिटिक एसिड, और IPA इसको बोलते हैं इंडोल प्रोपियोनिक एसिड या इंडोल पाइरुविक एसिड, ठीक है। ये तो सब सिंथेटिक ऑक्सिन हो गए। एक चीज और यहां पर इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि 2,4-D और 2,4,5-T इनका जो मिश्रण होता है, इससे क्या बनता है, एजेंट ऑरेंज बनता है। और एजेंट ऑरेंज जो है वो बायोवॉर एजेंट है, यानी कि ये जैव युद्ध का साधन है। 1966 से लेकर 1970 के बीच में अमेरिका ने जो वियतनाम के खिलाफ जो युद्ध किया था, राइट, उसके अंदर इस बायोवॉर एजेंट जिसको कि हम बोलते हैं दैट इज नॉन एज द एजेंट ऑरेंज का क्या किया था, प्रयोग किया था। याद रखना ये खरपतवार नाशक होता है और ये डाइकोट प्लांट्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। मोनोकोट प्लांट के ऊपर तो इसका असर नहीं होता है, लेकिन डाइकोट प्लांट्स को ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बायोवॉर का क्या है, एजेंट है। तो ये तो था पूरा के पूरा इंट्रोडक्शन किसका, ऑक्सिन का। लेकिन जब भी हम लोग ऑक्सिन के बारे में पढ़ते हैं तो उसके फिजियोलॉजिकल रोल यानी कि जो कार्यात्मक प्रभाव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अब अपने डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ ऑक्सिन। अब देखिए ऑक्सिन के कार्यात्मक प्रभावों को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसके देखिए कितने रोल्स यहां पर हैं, उनको देखिएगा। सबसे पहले एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, शीर्ष प्रमुखता, यानी कि जब तक शीर्ष कलिका के ऊपर ऑक्सिन है तब तक किसी भी हालत में पार्श्व कलिकाएं यानी कि लेटरल बड्स ग्रो नहीं कर सकती है, उनका संदमन हो जाता है। इसे क्या कह देते हैं, शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। यानी कि शीर्ष कलिका की पार्श्व कलिका की वृद्धि का क्या करना, संदमन। मतलब शीर्ष कलिका के अंदर ऑक्सिन है और वो पार्श्व कलिका की वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। जब तक शीर्ष कलिका पादप के ऊपर है, जब तक ऑक्सिन है, जो लेटरल बड्स होती है, पार्श्व कलिकाएं होती है, वो वृद्धि किसी भी हालत में नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल उनको किसी साइटोकाइनिन वगैरह से ट्रीट ना कर दिया जाए। हाँ, यदि आप शीर्ष कलिका को काट कर अलग कर दोगे तो आपने शीर्ष प्रमुखता को हटा दिया। हटा देने के बाद में तो फिर पार्श्व कलिकाएं ग्रो करेगी, लेकिन जब तक शीर्ष के ऊपर ऑक्सिन है तब तक किसी भी हालत के अंदर क्या नहीं होगा, पार्श्व कलिका वृद्धि नहीं कर सकती है। ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि एपिकल डोमिनेंस शो करता है, ऑक्सिन शीर्ष प्रमुखता दर्शाता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। नंबर 2, रूट इनिशिएशन। आपने देखा होगा कई सारे पादपों को, जैसे गुलाब इत्यादि को, हम लोग जो है वो कलमों के द्वारा, कटिंग्स के द्वारा लगाते हैं। लेकिन आप 50 कलम जमीन के अंदर गुलाब के लगाओगे तो कोई 8-10 कलमें जो है वो पूरे के पूरे रूट उनमें से इनिशिएट होगा और पादप के अंदर बदलेगी। बाकी आपने देखा होगा अधिकांश कलिकाएं जो होती है वो क्या हो जाती है, जल जाती है, पादप के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो यदि हम कटिंग्स के अंदर रूट इनिशिएशन को यानी कि मूल को आरंभन करवाना चाहते हैं, उनके अंदर रूट इनिशिएशन करवाना चाहते हैं, तो हम ऑक्सिन के घोल के अंदर यदि उन कटिंग्स को डुबोकर और फिर यदि जमीन में लगाएंगे तो उन सारी की सारी कटिंग्स के अंदर बहुत ही जल्दी रूट का इनिशिएशन हो जाएगा। विशेष तौर से इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड और नेप्थेलीन एसिटिक एसिड नामक जो ऑक्सिन्स हैं वो मूल निर्माण को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो मूल निर्माण को प्रेरित करने का काम, जड़ों के आरंभन करने का जो काम है वो भी किसका है, ऑक्सिन का है। अब आ जाते हैं कोशिका दीर्घीकरण, सेल इलोंगेशन, या इसको सेल एलार्जमेंट भी कह सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि सेल इलोंगेट करने के अंदर भी, यानी कि शूट के इलोंगेशन के अंदर भी कौन मदद कर सकता है, ऑक्सिन मदद कर सकता है। सेल डिवीजन, हालांकि सेल डिवीजन मुख्य रोल तो नहीं है ऑक्सिन का, लेकिन जब भी आपने सुना होगा कि हम लेबोरेटरीज के अंदर टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में जब कैलस कल्चर वगैरह जब करते हैं तो हम हमेशा एक निश्चित अनुपात के अंदर साइटोकाइनिन के साथ में ऑक्सिन को भी लेते हैं, क्योंकि ऑक्सिन साइटोकाइनिन के साथ में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा
कि पादपों के अंदर एधा जो होती है, कैम्बियम होती है, उसकी सक्रियता से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और एधा जो होती है वो डिविजिबल होती है, उसके अंदर क्या होती है, विभाजन की क्षमता होती है। तो ऑक्सिन जो होता है वो एधा के अंदर सेल डिवीजन को, कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑक्सिन सेल एलोंगेशन के लिए, सेल एनलार्जमेंट के लिए, सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सिन जो होता है वो घावों को भरने में भी क्या होता है, सहायक होता है। एक ऑक्सिन होता है जिसका कि नाम है ट्रॉमेटिक एसिड, एक ऑक्सिन है जिसका कि नाम है ट्रॉमेटिक एसिड। वो ट्रॉमेटिक एसिड जो है वो घावों को भरने में मदद करता है। साथ के साथ जब आप दो कलमों को जोड़ते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर भी ऑक्सिन जो होता है वो क्या करता है, मददगार होता है। आलू में प्रसुप्ति, देखिए पोटैटो डोरमेंसी, प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी बीज की या कलिका की डोरमेंट स्टेज, यानी कि रेस्टिंग स्टेज, जिसमें वो अंकुरित ना हो। देखिए पोटैटो की मार्केट वैल्यू कब तक है, जब तक वो अंकुरित ना हो। यदि पोटैटो के ऊपर जो आंखें होती है, आईज होती है, वो यदि अंकुरित हो जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। तो ऑक्सिन के अंदर जो ऊपर कलिकाएं होती है उनका अंकुरन नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर डालते हैं पोटैटोज को, आलू को, तो उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है अल्फा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का, जो कि एक ऑक्सिन है। वो क्या करेगा, प्रसुप्त अवस्था को बनाए रखेगा, यानी कि आलू के अंदर प्रसुप्त अवस्था को तोड़ेगा नहीं, और आलू के अंदर कलिकाओं के अंकुरन को रोकेगा, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहे। तो मैं कह सकता हूं कि आलू में ये प्रसुप्त अवस्था को, विश्राम अवस्था को, यानी कि अंकुरन को रोकने का क्या करता है, काम करता है। अनिश्चित फलन, पार्थिनोकार्पी, आप सभी जानते हैं बिना निषेचन के फलों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनिश्चित फलन कहते हैं। और अनिश्चित फलन से बीज रहित फलों का निर्माण होता है, जैसे कई सारे आप फ्रूट्स देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक नेचुरल ऑक्सिन है, उसके प्रयोग के द्वारा हम अनिश्चित फलों के निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं, और बीज रहित जो फल होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अनिश्चित फलन को ऑक्सिन प्रेरित करता है। खरपतवार नियंत्रण, देखिए ऑक्सिन के लिए कहा जाता है कि ये सेलेक्टिव वीड कंट्रोल कर सकता है। सेलेक्टिव वीड कंट्रोल मतलब चुनिंदा पादपों को झाकर, और ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, और मुख्य फसल को खराब नहीं करता। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए, वीड कंट्रोल के लिए हम वीडीसाइड के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, 2,4-D का। ये 2,4-D जो है एक ऑक्सिन है जो कि खरपतवार नाशी है, वीडीसाइड है, यानी कि खरपतवार को चुन चुन कर क्या कर देता है, खत्म कर देता है, बिना मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाए। विल्गन की रोकथाम, एब्सेशन, ये एब्सेशन को रोकता है। विल्गन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, असमय ही पादप के किसी भाग का, किसी कलिका का, फल का, पत्ती का समय के पहले गिर जाना क्या कहलाता है, विल्गन। तो हम ये कह रहे हैं कि IAA और NAA, इंडोल एसिटिक एसिड और नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, किसी भी पादप के अंग की समय के पहले जो विल्गन के कारण उसकी जो मौत हो जाती है, वो जो नष्ट हो जाता है, उसको रोकने का जो काम है वो कौन करता है, ऑक्सिन करता है। पुष्प आरंभन, फ्लावर इनिशिएशन, वैसे तो एक बात मैं आपको बता दूं, वैसे तो ऑक्सिन फ्लावर्स के निर्माण को रोकने का काम करता है, लेकिन पाइनएप्पल के अंदर और लीची के अंदर ये यूनिफॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है, एक ही समय पर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। पाइनएप्पल के अंदर, अनानास के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि साल भर अलग अलग समय के ऊपर उसके अंदर क्या होता है, पुष्पन होता है। अब अलग अलग समय पे पुष्पन होता है तो अलग अलग समय के ऊपर फलन होगा। तो किसान को मार्केट में फल बेचने जाने के लिए बार बार जाना पड़ेगा, तो उसका जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो फिर क्या करता है एक समझदार किसान, क्या करता है कि उस अनानास के पौधों के ऊपर क्या कर देगा, ऑक्सिन का स्प्रे कर देगा। यानी कि ऑक्सिन के स्प्रे से क्या होगा, उन सारे के सारे पादपों के अंदर एक ही समय पर फ्लावरिंग होगी, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग होगी, तो एक ही समय पर फलन होगा। एक ही समय पर फलन होगा तो उसको माल बेचने जाने के लिए केवल एक ही समय पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वो फ्लावर को क्या करता है, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। पर्वों को छोटा करना, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, ये क्या रोल है। सेब के अंदर और नाशपाती के अंदर दो तरीके की ब्रांचेज होती है, एक होती है लॉन्ग ब्रांचेज, एक होती है शॉर्ट ब्रांचेज, ड्वार्फ ब्रांचेज, है ना, यानी कि छोटी शाखाएं। फल हमेशा क्या लगता है, छोटी शाखाओं पर। तो सेब और नाशपाती जो है उसके अंदर बेहतर तो तब होगा ना जब छोटी शाखाएं ज्यादा डेवलप हो। छोटी शाखाएं ज्यादा डेवलप होगी तो फल भी ज्यादा लगेंगे। तो एक समझदार किसान जो है वो उन सेब और नाशपाती के पादपों पर ऑक्सिन का क्या कर देगा, स्प्रे कर देगा, जिसके कारण उनमें छोटी शाखाओं का निर्माण ज्यादा होगा
और छोटी शाखाएं को ज्यादा निर्माण होगा तो नेचुरल है कि फलों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मादापन, फीमेलनेस, फेमिनाइजिंग इफेक्ट, ऑक्सिन जो होता है वो फेमिनाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक पादप के अंदर ऑक्सिन जो होता है मादा पुष्पों के निर्माण को अधिक प्रेरित करता है। ओके, इतना ही नहीं, ऑक्सिन फोटोट्रोपिज्म भी दर्शाता है। आपको मालूम है डार्विन के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो चुका था कि एक दिशा से आप कॉलेप्टाइल टिप्स के ऊपर, प्रांकुर चोल के ऊपर लाइट डालते थे तो कर्वेचर लाइट की दिशा में होता था, मतलब जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर की तरफ कर्वेचर शो करता है ऑक्सिन के कारण। ठीक है, तो फोटोट्रोपिज्म शो करता है। आपने ये भी सीखा था मेरी क्लास में कि ऑक्सिन ऊपर से कहां पर जाता है, नीचे, ध्रुवीय उसका परिवहन होता है, तो ये क्या शो करता है, जियोट्रोपिज्म शो करता है। इतना ही नहीं, एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज क्या होता है, 2,4-D प्लस 2,4,5-T का मिश्रण है, यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड का मिश्रण क्या है, एजेंट ऑरेंज है। और मैंने कहा था कि इसको बायोवॉर एजेंट के रूप में 1966 से लेकर 1970 के बीच में यूएसए ने वियतनाम युद्ध के वक्त में इसका यूज किया था। ऐसा भी माना जाता है कि एजेंट ऑरेंज जो है वो एक खरपतवारनाशी विडिसाइड है। पतन की रोकथाम, पतन की रोकथाम का मतलब क्या होता है समझिए। पतन की रोकथाम, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ लॉजिंग। कई सारे एक बीजपत्री पादप आपने देखे होंगे, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, वो उनके तने बहुत क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो छोटी सी बारिश के अंदर जब हवा का झोंका चलता है तो आपने देखा होगा फसल आड़ी गिर जाती है, यानी कि फसल जो होती है वो नीचे की तरफ क्या हो जाती है, लेट जाती है, राइट, ऐसे ड्रूप डाउन हो जाती है, तो पूरी की पूरी फसल का नुकसान हो जाता है। तो यदि हम तने के आधार भागों पर यदि ऑक्सिन का स्रावन कर दें तो उन पादपों को गिरने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसको हम बोलते हैं पतन की रोकथाम। ओके, ये जो 16वां पॉइंट है ये इसका मुख्य रोल तो नहीं है ऑक्सिन का, हाँ ऐसा मानते हैं कि कुछ हद तक जीर्णता को नहीं आने देता, यानी कि सेनिसेंस को रोकता है। सेनिसेंस का मतलब क्या होता है, पादप के अंदर मृत्यु के पहले की प्रवस्था। सेनिसेंस को कुछ हद तक क्या करता है, ये रोकता है। और ऑक्सिन के उपचार से हर वर्ष फलों का अच्छा उत्पादन होता है। देखा गया है कि पादपों के अंदर धीरे धीरे फलों का निर्माण धीरे धीरे साल दर साल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। लेकिन यदि हम उनके ऊपर ऑक्सिन का यदि प्रॉपर स्प्रे करते रहे तो हर वर्ष फलों का अच्छा उत्पादन जो है वो उस पादप से होता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये जो था आज एक कंप्लीट वीडियो था, पूरा का पूरा ऑक्सिन मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आने वाले दिनों के अंदर जितने भी रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स हैं, जैसे कि जिबरेलिन जो है, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के वीडियो भी बनाऊंगा बहुत ही जल्द, तो मैं उनको भी अपलोड करूंगा, उनको भी आप देखते रहिएगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, बच्चों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करें, आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, हम नए से नए वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लाएंगे और आपकी एग्जामिनेशन के लिए जितनी मदद कर सकते हैं उतनी भरपूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।